इंद्र जी, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में। आपने पेंटिंग और चित्रकारी कब से शुरू की और इसकी प्रेरणा आपको कैसे हुई? इसका मन आपका कैसे बना? देखिए, चित्रकारी का जो शौक मैं देखता हूँ, जी। ये मेरा बहुत बचपन से ही था। हाँ। यहाँ तक कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में जाया करता था, जी। उससे भी पहले से, अच्छा। तो मैंने ये देखा कि मेरी माँ सांधी बनाया करती थी उन दिनों। सांझी। तो सांधी हाँ। जो जी। लोक कला होती है, लोक कला है। दशहरे के समय पे वो बनाई जाती थी, जी। देवी माँ की मूर्ति बनाई जाती थी। जी जी। वो मिट्टी की से बनाया करती थी, हम्म। और उसको रंग बिरंगे उससे खड़िया से, हाँ हाँ। गिरुआ से, उसमें नील कलर से, करते थे। है ना। जी। तो इस तरीके से अलग अलग और कलर देवी का करके, रूप होती थी वो एक हाँ, तरह से। और उसको दीवार के ऊपर गोबर से चिपकाया हाँ, जाता था। चिपकाया तो जाता सबसे पहला परिचय मेरा उस था। कला कला से ये से था, एक तरह से वहां से हुआ। और वो वही मुझे सबसे अच्छा लगता था। क्या बात है। जी। वो एक पारिवारिक जो वातावरण था, वो, हाँ, वो, पूजा से जी हाँ, जुड़ता हुआ। पूजा से मतलब नहीं जी। था मेरा तो ये था कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बनाना, ये बहुत बनता खूब। है, बहुत अच्छा। अच्छा, आप पेंटिंग की किस विधा में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं? मसलन चित्रकला है, पोर्ट्रेट है, पेंटिंग है, या अन्य कोई विधा जो कला के बारे में जिसका हम जिक्र नहीं कर पा रहे हैं? असल में मुझे सभी चीज़ें बनाना अच्छा लगता है। जी। पेंटिंग हो, चाहे पोर्ट्रेट हो, पोर्ट्रेट भी, या पोर्ट्रेट से वैसे ज़्यादा अच्छा मुझे क्रिएटिव काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रीडम होता है। जी। पोर्ट्रेट में एक लिमिटेशन आ जाती है जी। कि उसका फेस मिलना चाहिए, उसके कैरेक्टर हाँ, मिलना चाहिए, वो वो बिल्कुल फ्रीडम मिलान खत्म हो करना जाती होता है। है। अच्छा। तो यहाँ पे क्या है कि अ, जो क्रिएटिव वर्क जो वर्क है, वो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा। क्योंकि उसके अंदर फ्रीडम होती है, और जैसा चाहे वैसा वो हम बना सकते हैं जी। उसमें। तो यही अच्छा लगता है। अच्छा, पोर्ट्रेट में आपने किन किन शख्सियत के पोर्ट्रेट बनाए? थोड़ा सा उल्लेख असल में के एक तो बारे ये है में। कि बचपन से ही मैं बहुत पोर्ट्रेट बनाए हैं। जी। जब मैं आर्ट सीख रहा था, जी। प्रैक्टिस करता था, हाँ। तो तब मैंने देखा कि जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, तो कोई भी कह देता कि मेरा फोटो बना सकते हो, मैं कहता हाँ बना सकता हूँ। तब मैं वो उनका फोटोग्राफ बना दिया करता था, पोर्ट्रेट। हाँ। तो वो भी खुश होते थे, और मुझे भी लगता था कि हाँ वो शक्ल मिल रही है, मिल रही है, एक तो संतोष भी होता था। संतोष। अच्छा। तो अच्छा, फिर उसके बाद में फिर बाद के आगे चलता रहा, समय चलता रहा। फिर कॉलेज टाइम में बनाए, लाइव पोर्ट्रेट बनाए कि किसी को सामने बैठा के। अच्छा, कुछ राजनेताओं के पोर्ट्रेट भी आप आपने सुन कुछ? तो लीजिए पूरा। हाँ जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लंबी यात्रा है। आप क्या बात सुने। जी। तो तो जब कॉलेज में गया, हम्म। तो फिर वहाँ पे मैं जो मॉडल्स हैं उनके पोर्ट्रेट बनाया करता था सामने अच्छा। बैठा के। जी जी। तो वो हमारे क्लास वर्क हुआ करता था। फिर बाद में वहाँ से कॉलेज से निकल के प्रोफेशन में आया, तो फिर वहाँ पे कई अच्छे कैरेक्टर्स के मुझे, पर्सनैलिटी के मुझे पोर्ट्रेट बनाने के मौके मिले। जी। जैसे ओबराय के लिए, अच्छा। जिनका ओबराय होटल्स हैं, क्या श्रृंखला, उनके लिए बनाए। अच्छा। और भी बहुत सारे बनाए, डाबर के लिए बनाए। अच्छा। कोई मेरे कोई अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जो हैं जी। बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल के लिए बनाए। अच्छा। और फिर मुझे वो उन्हीं दिनों जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जी। तो एम.एफ. हुसैन का एक पोर्ट्रेट बनाया था मैंने। क्या बात। तो वो बहुत पसंद किया गया। वो तो अभी अपने तक, क्षेत्र के दिग्गज जी रहे हाँ, हैं। अच्छा। तो वो अभी तक भी याद करते हैं। जी जी। और फिर उसके बाद में बहुत अच्छा मौका मिला मुझे 2006 में राष्ट्रपति भवन में। जी जी। अच्छा। राष्ट्रपति भवन के में मेरी पेंटिंग लगी थी। तो उस समय कलाम साहब राष्ट्रपति होते थे। जी राष्ट्रपति थे वो। तो उन्होंने इनोग्रेशन किया, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी। जी। एक बहुत फेमस पेंटिंग रही है, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। अच्छा। उसमें ये बनाया था मैंने कि एक कैनवास है, वाइट कपड़ा उसके ऊपर ढका हुआ है, जी जी। और लाल रंग की डोरी से उसको बांधा हुआ है। अच्छा। तो जैसे कि हॉल होता है, हॉल के अंदर वो मतलब गेट के ऊपर वो रिबन बांध देते हैं, उसको रिबन काटते कैंची से इनोग्रेशन हो जाता है। तो जब वो इनोग्रेशन करके गए अंदर, तो वहाँ पे मेरी यही पेंटिंग डिस्प्ले थी। डिस्प्ले में कि कैनवास है, कैनवास वाइट कपड़ा ढका हुआ है, लाल रंग की डोरी से वो बंधा हुआ है। तो कलाम साहब को लगा कि अच्छा इसका इनोग्रेशन करना है। तो वो वहाँ पे गए और खोलने लगे। वो केवल पेंटेड था सारा, टोटल पेंटेड। तो इतना जबरदस्त इल्यूजन था उसके अंदर कि रियल लगता। तो कलाम साहब ने कहा ये किसने किया है काम। क्या बात। तब मेरा इंट्रोडक्शन कलाम साहब से कराया गया। जी। और उन्होंने पूछा कि ये क्या है। मैंने उनको बताया इस पेंटिंग का टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। जी। तो बहुत काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन वो अच्छे उनको लगा कि मतलब बहुत अच्छा
इम्प्रेशन पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरा जो पोर्ट्रेट है जी। वो राष्ट्रपति में जो भी होते हैं उसके हाँ। 2 पोर्ट्रेट बना करते हैं राष्ट्रपति अच्छा, भवन। अच्छा, जी। एक लाइफ साइज का बनता है हाँ। और एक छोटा बनता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये विजेंद्र बनाएंगे मेरे पोर्ट्रेट। क्या बात। तो वहाँ पे फिर ये वो बना। वहाँ एक तरह से वो जी। विचार जन्म लिया, हाँ उनके पोर्ट्रेट बनाने जी। का। उसके बाद में जी। फिर 2014 में फिर मुझे राष्ट्रपति भवन से इन्विटेशन मिला अच्छा, प्रणब मुखर्जी साहब का, मुखर्जी साहब का। राष्ट्रपति प्रणब जी, मुखर्जी जी, साहब जी। पोर्ट्रेट बनाने अच्छा, के लिए। अच्छा, अच्छा। तब उनके पोर्ट्रेट्स बनाए वाह। राष्ट्रपति भवन के लिए। जी। तो इस तरीके से अलग अलग समय पे बड़े अच्छे मौके मिलते रहे मुझे। ये बहुत संतोष का और सौभाग्य का विषय रहा कि आपको इतना महत्वपूर्ण काम मिला। और मेरी जिज्ञासा है जी, अब तक अंदाजन अमूमन कितनी पेंटिंग आपकी रही होंगी जो पूरी जीवन यात्रा की हैं? सही सही तो आंकड़ा आदमी नहीं रख सही पाता सही है, आंकड़ा नहीं है लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर हाँ, पे 1,500-2,000 से तो ऊपर रही 1,500 से होंगी ऊपर पेंटिंग, कम से कम उससे काफी ऊपर। बड़ी बात हाँ। है। अच्छा, सभी पेंटिंग है या इसमें कुछ अलग ढंग के काम भी हैं? मतलब उसको इस बारे में कुछ जिज्ञासा? हाँ, वो पेंटिंग जो थी उनमें बहुत सारे वर्क्स एक्सपेरिमेंटल भी रहे हैं। अच्छा, तब कॉलेज में मैं सीखता था तो तब बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क किए। रियलिस्टिक तो बहुत बनाए हैं, लेकिन क्यूबिस्टिक, स्टिल लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट, सरियलिस्टिक अलग अलग तरह इसमें प्रयोग किए हैं। तो उन प्रयोग करने से मतलब बड़ा फायदा हुआ। क्रिएटिव लाइफ हाँ, आगे बढ़ती, मतलब एक रचनात्मक काम का जो संतोष होता है Yes. वो। अच्छा, आपकी अंदाजन जो प्रदर्शनियां हुई पेंटिंग्स की, तकरीबन किन किन शहरों में, और संख्या कुछ उल्लेख कर पाए? तो जो ग्रुप शो हुए हैं वो तो कम से कम 70-80 100 के आसपास हुए हैं। 100 के आसपास। हाँ। जी। और जो सोलो शो हुए हैं जी। वो कोई 15-16 के आसपास। 15 के करीब। हाँ। काफी अच्छा एक आंकड़ा है। जी। और किन किन कला दीर्घाओं में आपको ये अवसर मिले जहाँ आपकी प्रदर्शनियां आयोजित हुई, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर जैसे- या विदेश में जहाँ भी? दिल्ली की बहुत फेमस गैलरी रही है श्रीधरणी आर्ट गैलरी, श्रीधरणी, त्रिलोकरा संगम, हाँ, जी, जी। रविंद्र भवन, हाँ, नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट। जी। हाँ, मुंबई में बड़ा अच्छा शो हुआ करता था। उन दिनों अच्छा, अंबानी क्या करते थे, वो अच्छा। हारमोनी शो उनके लिए हारमोनी भी किया। हाँ, अच्छा। उनके लिए भी किया है। क्या बात है। हाँ, दुबई में हुआ है शो, जापान में हुआ है, पेरिस में हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज में। पूरा ही एक तरह से विश्व यात्रा आपकी मोटे मोटे हुई है। हाँ। और किन किन मंचों पर आपसे बातचीत या आपके इंटरव्यूज हुए हैं जो आपकी कला के बारे में चर्चाएं हुई हैं, लोगों की जिज्ञासाएं जहाँ? मीडिया में तो हर मीडिया में हुआ है जी। सभी मीडिया, सभी न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में इंटरव्यू आए हैं। जो प्रमुख हैं जी हाँ। सभी में, और समाचार पत्रों वगैरह में, हाँ जी, बहुत आए हैं। सब में आए हैं। हाँ जी। अच्छा, आपकी किन पेंटरों से और कलाकारों से आप प्रभावित रहे हैं जिनको आपने अपने लिए एक तरह से प्रेरणा के तौर पे लिया, या उनके काम से आप प्रभावित अलग रहे? अलग समय पे जी। अलग अलग आर्टिस्ट मुझे अच्छे लगते जी, हैं। जी, जी। और उसमें से किसी आर्टिस्ट का कुछ पार्ट है, किसी का कुछ पार्ट है। हाँ। जैसे हुसैन साहब हैं, उनका पैशन बहुत ज़बरदस्त था। पेंटिंग वो जो बनाने का अच्छा। एक ज़बरदस्त उनके अंदर पावर थी। जी, जी। या फिर माइकल जो हुए हैं, माइकल, उनसे मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लगता था। और मिंसी हुए हैं, फिर तिपोलो हुए हैं, अच्छा, रेम्ब्रांट हुए हैं, यूरोपियन मास्टर्स हुए हैं। मतलब जो दिग्गज रहे हैं अपने फील्ड जी हाँ, के, दिग्गज उन्होंने रहे हैं, हाँ। प्रेरित खूब किया आपको। तो और फिर सल्वाडोर डाली हुए हैं, पिकासो हुए हैं, विंसेंट वान गो हैं। जी। भारत के एक और कलाकार थे जो जिनको वही वाली बात जो समय की गर्त में दब गए, वो राम कुमार जी, अच्छा, कुछ रामकुमार ऐसी- शर्मा, जी, जी। जो वो बहुत अच्छा काम करते थे। हाँ, और उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। जी। कॉलेज बहुत टाइम उनसे काफी शख्सियत रही हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया, जी। प्रेरणा दी। ये कहते हैं कि फ्रांस में कुछ कला का ज्यादा वो है क्या, विस्तार या क्षेत्र कह लीजिए, या कुछ वहाँ के लोगों में ज्यादा रुझान है? ये समय समय की बात है। जी। किसी जमाने में अगर देखा जाए जी। तो फ्रांस है या यूरोप की आर्ट को ले, तो अगर देखा जाए तो अब से कोई 700-800 साल पहले अच्छा। काफी था। जी, जी। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो भारत, देखिए भारत की कला कहाँ भारत कहाँ में तक खूब है। इतना जबरदस्त ही नहीं है, नहीं जी। थी।
जो जो मोन्यूमेंट्स वगैरह बने हैं, जो हाँ, इतने जबरदस्त जबरदस्त है। मंदिर बने, म्यूरल्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, इतना सब काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, जी। इतना जबरदस्त। जिस समय दुनिया पूरे आर्ट में कुछ था ही नहीं, सॉरी, तो भारत में तो बहुत विकास जबरदस्त, आज से पहले बहुत बहुत पुराने विकसित हो समय से। चुका था। जी। लेकिन फिर क्या हुआ, यूरोप में आर्ट बढ़ती चली गई और आर्ट भारत में दबती चली गई। क्यों? जी। क्योंकि यूरोप भारत पे जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने आक्रमण किए। हाँ, उन्होंने मुस्लिम आक्रमण किए, आक्रांता। कभी कुछ तोड़ रहे हैं, कभी मंदिर तोड़ रहे हैं, कभी जी। महल तोड़ रहे हैं, कभी मोन्यूमेंट तोड़ रहे हैं। उनको तोड़ने से ही फुर्सत नहीं थी। हाँ, और निर्माण की तोड़ते बात की बात तोड़ते है। उन्होंने इतना जितना तहस नहस कर सकते थे विध्वंस किया। किया। लेकिन उस समय अगर हमारे भारत की जो कला जैसे पहले चल रही थी, पहले पनप रही थी, हाँ। अगर वैसे ही होता तो तो फिर भारत की आज कहीं के कहीं होते हैं। बहुत बहुत और आगे विकास होता। होता। भारत में तो तोड़फोड़ हो रही थी, टूट रहा था, हाँ। तहस नहस हो रहा था। जी। और उन्हीं दिनों यूरोप पनप रहा था। यूरोप बना हुआ है। वहाँ पे रिनेसा पीरियड, हाई रिनेसा पीरियड चल मतलब रहा था। वहाँ स्थितियाँ विकास की स्वभावतः ही ज्यादा थी। वहाँ पे विकास की इसलिए- स्थिति थी और यहाँ पे तहस नहस हो रहा था। और यहाँ पे अगर देखा जाए अस्तित्व का प्रश्न था यहाँ पे। तो 800 साल पहले से अगर देखे, 800 साल से लेके 900 साल से लेके और सन 1800 तक क्या हुआ यहाँ पे? जी। कुछ भी हुआ तहस नहस के अलावा। बिजनेस किया। तो और आर्ट के नाम पे क्या था? हमारे पोर्ट्रेट बना दो, मुगल हाँ, मुगल बादशाह दो हुआ बादशाहों करते के थे। वो प्रशस्ति के में बनते थे चित्र वगैरह। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये पेंटिंग को और कला को जो है, क्या जीवन यापन के तौर पे अपनाया जाना सुरक्षित और संतोषजनक है आज के समय में? यहाँ पे ये बात आ जाती है जी। कि इंसान की तृष्णा कितनी है। तृष्णा कितनी है? अच्छा। अगर आर्टिस्ट को चाहिए जी। कि मुझे तो बहुत बड़ी कोठी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी कारें चाहिए, बहुत बड़े बड़े जी। ऐशो आराम और लग्जरी चाहिए, जी। तो उसके लिए तो फिर उसको बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस। लेकिन अगर कोई क्रिएटिव इंसान है तो अब वो क्रिएटिव काम करेगा या महल बनाएगा अपने लिए? क्या कला में भी, माफ कीजिए, कला में व्यावसायिकता भी कुछ इधर आ रही है क्या? कुछ आप क्या रही है? शुरू से ही है ये। शुरू से ही है। देखिए, एक बात है, जहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है कि जीवन यापन तो होना ही चाहिए, कम से कम मिनिमम ये तो होना minimum जो चाहिए। requirements नहीं तो है। क्या आर्टिस्ट को क्या भीख मांग के तो गुजारा सही करेगा? बात है। तो यहाँ पे कम से कम ये मिलना चाहिए। और समाज का ये ड्यूटी भी है जी। कि समाज कलाकार का सहयोग करे। सहयोग चलो करे। सपोज, और क्यों करे? क्योंकि समाज मानव की जाति की सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान देता है। योगदान देता है। अगर ये सपोज किसी समाज में की सभ्यता में से आर्ट हटा दे, जी। हाँ, तो फिर क्या आर्ट हटा दे, जरा देखिए आप क्या बचेगा वहाँ बचेगा पे? क्या? पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे सभ्यता थी भी थी भी कि नहीं थी। बिल्कुल सही कह जो हम सभ्यता को देखते हैं कि कितनी कोई उच्च थी या कितना विकास था, हाँ, हाँ। वहाँ के मोन्यूमेंट से, वहाँ की कलाकृति से पता चलता है कि बिल्कुल। कितना विकसित रहा है। मतलब वहाँ लेकिन अगर वहाँ से ये चीजें हटा दी जाए जी। तब आप देखिए कहाँ हो जाएगा, सब कुछ हाँ, खत्म हो शून्य जाएगा। कुछ भी नहीं, वो खंडर छोटे मोटे पड़े होंगे, वो मिट्टी में मिल चुके बिल्कुल होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं खत्म, आप। पता ही नहीं चलेगा कि कला क्या के था। दम पे तो बहुत कुछ है। कला में तो- संगीत भी आ गया, आपका आर्ट भी आ गया, और दूसरी ललित कलाएं भी उसमें शामिल हो गई। तो ये जो कला से ही पता चलता है कि समाज कितना विकसित रहा है। अच्छा विजय जी, हमारी जानकारी में आया है कि आपने मायानगरी मुंबई में भी आपने काम किया है। वहाँ आपने किस तरह का आपका जुड़ाव रहा? किन किन शख्सियतों के साथ आपने काम किया? होता क्या है कि लाइफ में कई बार कई समस्या आती हैं, जी। और कलाकार के साथ में जो समस्या आती है मोस्टली आर्थिक रूप से आती है। क्यों? जी। कलाकार अधिकतर जो है हाँ। लोअर क्लास से या मिडिल क्लास से पैदा होते हैं, आमतौर से। जी। और अपर क्लास से में कलाकार नहीं होते, वहाँ पे बायर होते हैं। जी। तो कलाकार को उस तरफ देखना ही पड़ता है। देखने तो मैं जब आर्ट फील्ड में आया तो कोई फैमिली की बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, कोई आर्ट का कुछ भी हाँ, नहीं कोई था। ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी। तो वहाँ पे फिर मैं क्या करता था, अर्निंग के लिए कुछ पेंटिंग बनाया करता था, जो मेरी बुक्स में, मैगजीन्स वगैरह में पब्लिश होती थी। जी। उन्हीं दिनों एक मैगजीन निकलती थी, माधुरी मैगजीन, माधुरी फिल्मी फिल्म मैगजीन। वाली। तो उस फिल्म के उसके लिए मैंने कुछ पेंटिंग बनाई, तो पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ अच्छा। बच्चन, रेखा, विनोद खन्ना वगैरह के। जी। तो वहाँ पे मतलब मेरी प्रिंट हुई कोई ऐसी प्रिंटिंग, तो कोई फिल्म डायरेक्टर थे वो मुंबई के, हाँ। सुधाकर शर्मा जी। सुधाकर शर्मा। हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि यार ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। जी। तो उस समय फिर वो यहाँ पे दिल्ली आए, दिल्ली से मुझे मुंबई लेके चले गए। क्या?
और तब तक मैं महाभारत वाली पेंटिंग बना चुका था, क्योंकि अच्छा। बचपन से ही मुझे माइथोलॉजी में शौक था जी और स्किल था बनाने का। तो जी। उनको लगा कि यार ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। खैर जी फिर मैं वहाँ पे मुंबई गया और वहाँ मुंबई में मेरा परिचय हुआ रामानंद सागर जी से। क्या हुआ? तो रामानंद सागर जी उन दिनों एक टीवी सीरियल की तैयारी कर रहे थे, जी विक्रम और बेताल की। विक्रम बेताल। तो उन्होंने कहा बहुत कि इसके मशहूर लिए, रहा है अपने समय हाँ में। जी, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पेंटिंग बनाओ। हम्म। तो वो मैंने बनाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यार क्या अच्छा बात काम किया। जी फिर उन्होंने रामायण के लिए, रामायण के लिए, टीवी सीरियल के लिए काम जी। किया, फिर उसके लिए बनाया काफ़ी पेंटिंग। महाभारत में भी आपका रामायण का बनाने के बाद में तो जी। उनको वहाँ पे काफ़ी मेरा अच्छा खासा आना जाना हो गया। अच्छा मुंबई में वहाँ पे शशि कपूर जी थे, वी शांताराम जी थे, क्या मास्टर बात। थे, हाँ, वो लीजेंड, शक्ति सामंत जी थे, शक्ति सामंत और बी आर चोपड़ा जी। तो जी। उन्हीं दिनों फिर बी आर चोपड़ा जी से मेरा परिचय हुआ। जी। उन्हें पता चला कि वो महाभारत सीरियल बना रहे हैं। अच्छा। तब फिर उनसे उन बातचीत हुई, तो महाभारत के लिए पेंटिंग महाभारत के लिए भी बनाई। तो आपने- उसकी नंबरिंग में जो पेंटिंग आती थी, जी जी तो हाँ, उसके लिए मैंने आपका पेंटिंग काम बनाई। है उसमें। जी हाँ। सॉरी। लोक जीवन का आपके कलाकर्म पर या किसी भी कलाकार के मन मस्तिष्क पर, उसके विचारों पर, उसकी रचनात्मकता पर कितना असर पड़ता है? फिर बहुत असर पड़ता है। जी। जिस समाज के अंदर वो रहता है कलाकार, उसका असर पड़ता है। समाज में क्या गतिविधि हो रही है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो ये सब बहुत बड़ा मायने रखता है। जी। और उसका कलाकार की साधना के ऊपर, कलाकृति के ऊपर बहुत सीधा काफी प्रभाव असर पड़ता है। जी। पहले भी पड़ता था, हाँ, अभी भी पड़ता है। अभी भी पड़ता है। कलाकार संवेदनशील होता है, जी। वो उसको नगण्य नहीं कर सकता। लोक जीवन प्रभावित करेगा ही करेगा। डेफिनेटली असर निश्चित। पड़ता है। जी तो वहाँ पे क्या होता है, लोक जीवन और प्लस कलाकार जी। का इनर, तो हाँ। दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, मिश्रण हो जाता है। जी हाँ, सही। वो कैनवस पे उतर के आता है। बहुत खूब। आपको अब तक विजेंद्र जी कितने अवार्ड्स वगैरह मिले हैं? आपकी कला को जो मान्यता दी है विभिन्न संस्थाओं ने, उसके बारे में थोड़ा सा। जी वो तो बहुत सारे मिलते रहे हैं। जी। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं, कुछ सामाजिक सामान्य संस्थाओं समाज से से। संस्था से मिले, जी, तो बहुत जी, सारे जी। मिलते ही रहे हैं। अच्छा। सहायता कला परिषद, जैसे सबसे पहले तो मुझे कॉलेज पार्ट से ही बड़ा अच्छा अवार्ड मिला। मैंने MFA किया कॉलेज पार्ट से, वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से। जी हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री होती है MFA, मास्टर इन फाइन आर्ट, कॉलेज अच्छा। पार्ट से। तो मैं टॉपर रहा हूँ, गोल्ड क्या मेडलिस्ट रहा हूँ, तो वो मिला। फिर सहायता कला परिषद से, जो एक सांस्थानिक जो IPAC से- मान्यता होती है एक इंस्टीट्यूशन की, जी। वो भी प्रभु कृपा से आपके काम से जी। आपको मिली है। अच्छा, एक पेंटर में किन गुणों की अनिवार्यता आप देखते हैं? मतलब जो कुछ तो प्रकृतिजन्य होते हैं, कुछ आदमी अपने अभ्यास से या कह लीजिए प्रभु कृपा से या वातावरण जन्य उत्पन्न होते हैं, वो थोड़ा सा उल्लेख कुछ इस बारे में। एक सबसे पहले तो एक डेडिकेशन होना चाहिए, पूरी तरह समर्पित कला के समर्पण लिए। अगर समर्पण नहीं है तो फिर वो क्या होगा, लाइफ में जो अप डाउन आएंगे, परेशानी आएगी, हाँ। तो वहाँ पे आर्टिस्ट का पतन हो जाएगा, वो डाउन हाँ। खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जी। ये समझिए कि किसी के अंदर कितना बड़ा हीरा है और कितना अनगढ़ हीरा है। हाँ। तो कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से कितना तराशता है। तो तराशने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस हीरो को कितने अच्छे तरीके से क्या तराशता है। जितना अच्छे तरीके से तराशता है, वो उतनी शानदार चमक समाज के अंदर बिखेर सकता है। बहुत अच्छे से आपने इसको बताया, व्याख्या की। अच्छा, इसमें रियाज की आप कितनी उपयोगिता देखते हैं? जैसे पूर्ण होने से पहले कोई पेंटिंग या कोई जो कृति है, रचना है, जैसे हर विधा में एक रियाज का एक अहम रोल होता है। कला क्षेत्र में और खासतौर पर पेंटिंग वाले क्षेत्र में रियाज का, अभ्यास का कितनी भूमिका मानते हैं? बहुत बड़ी भूमिका है जी। सपोज जैसे मैंने अभी बताया कि आर्टिस्ट के अंदर एक हीरा छिपा होता है, उसके ऊपर से डस्ट हटाता है, कूड़ा करकट हटाता है, और तब उसकी चमक आती है। अगर हम रियाज नहीं करेंगे, रियाज करने का मतलब क्या है कि जो इधर उधर का कूड़ा करकट उसके ऊपर, हीरे के ऊपर जम गया है, उसको साफ करो, कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, चमचमाता रहेगा। और जब नहीं करेंगे तो उसके ऊपर डस्ट, समय की जो डस्ट है वो जल्दी चली जाएगी और कला जो है उसकी दबती चली जाएगी। क्या बात, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। इसलिए रियाज बहुत जरूरी है। जी। इस कला के अलावा आपकी अन्य क्या रुचियां हैं जो आपको आपके मन को अच्छी लगती हैं, आपको संतोष देती हैं? हाँ, कुछ चीज़ें मैं जो लेके पैदा हुआ हूँ, एक तो आर्ट वो तो थी, साथ में मेरे अंदर एक बचपन से स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का एक बचपन से रुझान रहा है। और तो मैं समझता था कि
आर्टिस्ट के साथ में मैं सन्यासी बनूंगा, अच्छा, मेडिटेशन क्या बात करूँ। और तीसरा था साथ में मेरे एक बहादुरी वाला जज्बा था। जी तो सोचता था कि अगर मैं सन्यासी नहीं बना जी, तो मैं आर्मी में जाऊंगा, आर्मी में जाएंगे। अच्छा, एक योद्धा है, एक क्या वॉरियर। वॉरियर मतलब ऐसा नहीं कि मैं जाके किसी को गोलियां हाँ, बोल मतलब के एक अंदर जज्बा ये जज्बा था था। बहादुरी का कि किसी भी कठिन और गलत परिस्थिति के सामने जूझने के लिए झुकना नहीं है, एक शौर्य अपने अंदर, एक वो एक जबरदस्त जी, वो पावर थी। तो उससे क्या हुआ, उसका मुझे बड़ा अच्छा फायदा हुआ। बड़ा अच्छा फायदा ये हुआ, जी मेरी कला के क्षेत्र में फायदा ये हुआ कि स्ट्रगल तो आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत होता ही है, होते ही मेरी भी लाइफ में बहुत जी था। तो उसमें क्या हुआ, जब स्ट्रगल होता है तो क्या होता है, अगर कोई कमजोर व्यक्ति था तो वो दबने लगता है। दमने लगता है। अच्छा, और जो उसका सोचने समझने का जो तरीका है वो डगमग हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो लड़खड़ा जाता जाता है, है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, खंडित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या अध्यात्म की और स्पिरिचुअलिटी की वजह से मैं मेडिटेशन करता रहा और वो बैलेंस बना रहा शानदार तरीके। और जो कठिन परिस्थिति आई जी उससे दबाने क्यों, हाँ। एक बहादुरी वाला एक दमदार हाँ, जज्बा था। मेडिटेशन और ये जो आपका जज्बा था बहादुरी हाँ, का, ये उसने उसको उस रास्ते और बाकी उससे और निकाला आपको। बाकी और चीज़ें थी जैसे मिस्टिसिज्म है, रहस्यवाद ये मुझे पसंद है, लिखना मुझे पसंद है, कविताएं और कहानियां मैं लिखता रहा हूँ। अच्छा, मैजिक क्या वगैरह, मिस्ट्री मैजिक, इनका भी मुझे शौक है। वाह, और यानी हर जो क्रिएटिव चीज़ है ना मुझे बहुत रचनात्मक चीजें आपको रचनात्मक चीजें। खींचती हैं। जी हाँ। संगीत वगैरह से हाँ, भी संगीत आपका मैं सुनता हूँ। सुनता पसंद जी करते हाँ। हैं? कभी मन करता है तो अपने मन का गुनगुना नहीं, लेते हो? लिखता हूँ मैं, लिखते हैं। लिखता हूँ मैं। अच्छा, गुनगुनाता किस हूँ, विधा में, लेखन में, लेखन- गद्य में या पद्य में या दोनों में? कभी कभी दोनों में, अच्छा, गद्य वाह, में भी पद्य में भी। क्या बात है। कला, गद्य और पद्य अद्भुत संगम है तीनों चीजों का। अच्छा, ऐसी कोई बात आप अपनी तरफ से कहना चाहें जिसमें आपको मन में रहा हो कि इन्होंने इस बारे में कुछ प्रश्न करते तो हम ये बताते? ऐसी कोई चीज आपके मन में जो उमड़ घुमड़ रही हो कला संबंधी, जो आप पाठकों से, दर्शकों से कहना चाहें अपने मन की? हाँ, मन की मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खासतौर से युवा पीढ़ी को, जी क्योंकि भविष्य उन्हीं का है और आगे वो उनको लंबी यात्रा करनी है। तो उसमें जो जैसा कि मैंने भी बताया, मोस्टली आर्टिस्ट मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो वो कभी भी अपने आप को हतोत्साहित ना होने दे, कभी भी हिम्मत ना हारे, चाहे उनको कहीं से सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है। बहुत बार मोस्टली सपोर्ट नहीं मिलती है। क्यों? जो उसके शुभचिंतक हैं वही तक नहीं समझ पाते हैं, जैसे उनके माता पिता हैं वही नहीं समझ पाते कि ये लड़का है, इसका मन क्या है, ये क्या करना चाहता है, तो इसको सपोर्ट करो। वो क्या चाहते हैं, उनकी भावना बड़ी शुभ होती है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी स्टेब्लिश हो जाए, कहीं किसी उसमें स्थापित हो जाए, काम में, जॉब हो या कुछ व्यवसाय हो, जो भी हो। तो वो उसके कला मन को या उनका जो अंतर्मन होता है किसी के बारे में, उस तक कम पहुंच पाते हैं। संभवतः आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं और आगे भी कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, प्लीज आप जरूर कंटिन्यू रखें जी। क्या है, माता पिता को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जैसे ईसा मसीह ने कहा है कि बीज 3 तरीके के होते हैं। एक तो बीज वो होता है जो रास्ते में पड़ जाता है, जहाँ पे लोग चलते हैं, तो वो लोगों के पैर तले कुचला जाता है, यानी कि लोगों के विचारों के तले कुचला जाता है, जो चाहे वो माता पिता है, चाहे उसके रिलीजियस, चाहे उसके तथाकथित शुभचिंतक, उनके विचारों के तले वो कुचल जाता है। दूसरा वो होता है बीज जो बंजर भूमि में पड़ गया है, यानी कि उसको कोई सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है उसकी, वो वहाँ पे छोटी छोटी जरूरतें के लिए छटपटा रहा है, तो अपने आप को सर्वे करने के लिए छटपटा रहा है, तो वो जो बीज है बंजर भूमि में पड़ा, वो कभी नहीं पनपता। तीसरा बीज वो होता है जो जिसको उपजाऊ भूमि मिल जाती है, तो उपजाऊ भूमि में वो अच्छी तरह पनपता है, यानी कि उनको सपोर्टिव एटमोस्फेयर मिल जाता है। माता पिता, रिलेटिव, फ्रेंड सर्किल, सब कुछ लोग कहते हैं हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ में, तो वो अच्छी तरह पनपता चला जाता है। तो 3 तरह की हैं बातें कही गई है, लेकिन एक तरह की जो वो ईसा मसीह बोल गए वो मैं कहता हूँ। अच्छा। वो ये कि चौथी तरह के बीज वो होते हैं, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी नेगेटिव हो, सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलता है, तब भी अपने आप को जीवित रखना है, अपनी कला को एक ऊंचाई की तरफ लेके जाना, उसका पूरा विकास करना है। और जो तीसरे तरीका जो बीज बताया वो ईसा मसीह ने कि उपजाऊ भूमि वाला, तो उससे भी ज्यादा प्रचंड और पावरफुल ये होता है
कि जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी पनप जाए हाँ। तो उसकी क्या पावर होती क्या है। पावर, ये तो है। तो उसके अंदर पावर होती है, अनुभव होता है, और उसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज होता है। क्या बात। तो ये मैं समझता हूँ कि जो कलाकार है उसको कोई समझे या ना समझे, फैमिली में समझे, बाहर ना समझे, कहीं पे भी ना समझा जाए, तब भी उसको हार नहीं माननी चाहिए, अपने रास्ते पे अडिग और मजबूती से चलना चाहिए। बहुत सारे जो कलाकार होते हैं वो उनके अंदर चिंतक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। हाँ। क्योंकि अंदर से सब वो संवाद करेंगे तब उनके अंदर से बाहर तब वो क्रिएटिविटी निकल के आएगी। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, दार्शनिक होते हैं, चिंतक होते हैं, तो क्या उनको पेरेंट्स को देखने वालों को क्या लगता है, अरे बैठा है सुबह से लेकर शाम हो गई बैठा ही बैठा है, काम वाम कब करेगा। हाँ। यानी उनको काम लगता है कि हाथ पैर घूम रहे हैं, मूवमेंट चल रहा है, तो वो ये तो वही काम काम है। है। लेकिन वो अंदर चिंता मनन कर रहा है वो उनको दिखता वो नहीं है। दिखता नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक विजय, बहुत बड़ी विडंबना है जी। कि कलाकार को, चिंतक को या इस तरह के काम करने वाले को नहीं समझा जाता, और उनका स्ट्रगल डबल हो जाता है। एक तो स्ट्रगल अपने अंदर से होता है, और दूसरा स्ट्रगल उन लोगों से होता है जो उनके जिनको सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट ना करके उसको और डाउन ही करते हैं। जी। तो इस तरीके से ये होता है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे कलाकार और जो युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं माननी है, कभी आप डिप्रेस नहीं होना है, अपना बैलेंस नहीं खोना है, और लगातार आगे बढ़ते ही चले जाना, जीवन पर्यंत आगे बढ़ते रहें, चलते रहना। और मेरी बहुत बहुत उन सबके लिए शुभकामनाएं। क्या बात है, आपने बहुत समय दिया, बड़ी अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमें अवगत कराया। हम आपके व्यक्तिगत तौर पे बहुत शुक्रगुजार हैं, और मैं समझता हूँ आज के पॉडकास्ट से और प्रिंट में जब ये इंटरव्यू छपेगा तो हमारे जो पाठक होंगे वो बहुत प्रेरणा लेंगे, और कला माध्यमों के प्रति उनका जो रुझान है, विचार हैं, वो एक नई दिशा ले सकेगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, आपने इतने व्यस्त समय में से हमें टाइम दिया, मैं आभार मानता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपने इस योग्य धन्यवाद, थैंक यू के लिए धन्यवाद जी।